नहीं है पहली बात तो, है ना? हाँ। आज एक इंटरेक्शन होने जा रहा है मेरा और आप लोगों का, जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, बाकी तो हम आपसे सीखेंगे। तो वो मेरा मन करा कि आया हुआ हूँ तो मैं शेयर करूँ आपसे, है ना? सोहन भाई तो फिर से करें एक बार, नमस्कार। नमस्कार। चाय समोसा भी मिलेगा, चिंता मत बेचते बोलते हैं। सोहन भाई आ जाओ, आप कहाँ जा रहे हो? एक परिचय करते हैं, क्योंकि लंबा एसोसिएशन रखना है ऐसा मेरा मन है, बाकी बलराम भाई के ऊपर बहुत लंबा हम रखने वाले। ठीक है, तो मैं आता रहूंगा, तो एक बार इंट्रोडक्शन करें कि मैं अपना परिचय देता हूँ, फिर छोटा छोटा एक परिचय। आज ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, 1 से 1.5 घंटे का। फिर कुछ टॉपिक्स हैं मेरे पास जो पूरे दिन के, और जो इस रिक्वायरमेंट है छोटी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए। शुरू से अगर वो फाउंडेशन हमारी स्ट्रोंग होगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रोंग होगी। तो मेरा नाम विशाल गुप्ता है और मैं मेरठ यूपी से का रहने वाला हूँ। बेसिकली तो मैं एक इंजीनियर हूँ, शुगर इंजीनियर कह सकते हैं। उसके बाद मैंने मैनेजमेंट के कोर्स किए बहुत सारे, और मुझे खुशी होती है कि 15 से 20 इंडस्ट्रीज़ में मैं कंसल्टिंग का काम कर चुका हूँ, यानी कि ये सुझाव देना कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या है उसके बारे में। तो मेनली मेरा जो एक्सपोजर हुआ वो, मैंने भी आप लोगों की तरह नौकरी की पहले 12 साल शुगर इंडस्ट्री में। उसके बाद मैं इस फील्ड में आया, कंसल्टिंग फील्ड में, और अब मैं बलराम भाई के साथ जुड़ रहा हूँ। उसका एक अलग रीज़न है, वो हम अभी अपने इस ट्रेनिंग सेशन में ही बात करेंगे कि किस लिए मेरा बलराम भाई से मेरा इंटरेक्शन हुआ। वो बाकी मेरा ये है कि टोटल मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है लाइन और कंसल्टिंग को मिला के। सन 1995 में मैंने अपनी पहली नौकरी 27 नवंबर 1995 में शुरू की। जहाँ तक मेरी अपनी है, मेरी हॉबी है, जो मैं, यही मेरा पैशन है। मुझे मन करता है कुछ सीखा तो किसी लोगों को सिखा दूं, यही मेरी हॉबी है। तो मैं एक जानना चाहूँगा अपना नाम, ठीक है, और बलराम भाई से कितने साल से एसोसिएट हैं, और तीसरा अपनी एक एक हॉबी सबको बतानी है, ठीक है? तो यहाँ से शुरू करें। मेरा नाम विजय जी कासगंज जी। यार ये यूपी से आए हैं विजिट करने के लिए। अच्छा, विजिट करना। हाँ। किसान दरबार, क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया। अच्छा, तो एक हॉबी बता दो आप। हॉबी केला करना बढ़िया करना। केला करना है, बढ़िया है, गजब, आप सही जगह आ गए थे मेरी तरह। जी सोहन भाई सोहन मंडलोई केसरपुर। हॉबी बताओ सर। केला खरीदी। केला खरीदी हॉबी है वही। अभी बना दी इन्होंने। गुड जी सर। मैं आर के सिंह, बी किसान स्मार्ट फार्मिंग से, और रेवा दोनों का मार्केटिंग देखता हूँ मैं जी। और मेरी हॉबी जो है क्रिकेट वॉचिंग। अरे सर जी नमस्कार, मैं समीर कुलकर्णी, मैं रेवा फ्लोरा कल्चर में काम करता हूँ, यहाँ मैनेजमेंट का काम देखता हूँ। मैं बलराम भाई से पिछले 2015 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 15 साल से? 2015 से 2015, जुड़ा 7 हुआ साल हूँ। से। जी जी जी। वेरी और मेरी जो हॉबी है वो पेंटिंग है, ड्राइंग। 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 वेरी गुड। राम राम। मैं खुद ही बलराम किसान हूँ और मैं अपने आप से 6 जून 1980 से जुड़ा हुआ हूँ खुद से। और मेरी हॉबी पहले बहुत सारी थी, अभी एक ही है, प्रकृति के लिए कुछ कर सकें। और जो बाकी का सेशन है वो जिसमें भी मैं रहूं, जिस जगह पर रहूं, उस जगह को, उस स्थान को, उस समय को मैं पूरा जीना चाहता हूँ, उस पल को। मेरा नाम शुभांगी है, मैं बलराम जी से कुछ टाइम पहले ही जुड़ी हूँ और मेरी हॉबी है पेंटिंग। हेलो, मैं सपना बर्दे, मैं रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर में काम कर रही हूँ। मेरी हॉबी है जहाँ भी मैं काम करूँ मन लगा के। जय श्री राम, मेरा नाम सोनाली चौकरे है, मैं जबलपुर से हूँ। मैं रिसेंटली मैं ही अभी 1 महीने से ही ज्वाइन की हूँ यहाँ पर। इससे पहले मैं जबलपुर में ही टिश्यू कल्चर में थी। मेरी हॉबी है कुछ नया करना, हमेशा कुछ नया करते रहना, एक तरह से कहें, एक शब्द में कहें तो क्रिएटर। नमस्ते, मैं अभिषेक डोंगरे, मैं खंडवा से हूँ। मैं बलराम सर से 1 ईयर हो गया है जुड़े हुए, और मेरी हॉबी रनिंग है। नमस्कार जी,
मेरा नाम मुकेश पाटीदार है। मैं यहाँ पे हर्निंग एरिया देखता हूँ। मेरा नेटिव प्लेस है खरगोन और मेरी हॉबी है स्पिरिचुअल बुक्स रीडिंग। जयराम जी की नरेंद्र पाटीदार रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर में सुपरवाइजर हूँ। बलराम भाई से मैं 5 साल से जुड़ा हूँ और छोटे लोगों के संपर्क में ज़्यादा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा यादव। बलराम सर से 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ बस ड्राइवरी भी करता हूँ, प्लस यहाँ का दूसरा काम है वो भी देखता हूँ और मेरी हॉबी है क्रिकेट। नमस्ते, मैं कमल दसोगी ठीकरी तहसील से, जिला बड़वानी से हूँ। मैं रेवा फ्लोरा कल्चर में अकाउंट डिपार्टमेंट में कार्य करता हूँ और 2017 से मैं श्री बलराम सर से जुड़ा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षल चोपड़े। मैं रेवा फ्लोरा में लैब इंचार्ज का काम करता हूँ और मेरी हॉबी है टीचिंग और बलराम सर से मैं पिछले 3 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। नमस्ते, मैं भूपेंद्र सोनी। बलराम भैया से मैं 2013 से जुड़ा हुआ हूँ और खेती करना मेरी हॉबी है और वो भी ऑर्गेनिक। बहुत मेरा नाम सुरेश सोलंकी हूँ। मैं रेवा फ्लोरा में नौकरी कर रहा हूँ, 8 महीने से नौकरी कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, पूरा इलेक्ट्रिशियन का पूरा कारोबार देखता हूँ। चलिए एक बार सबके लिए हम जोरदार ताली बजाएं। अच्छा लगा। और ये तो एक हॉबी है। मैं भी बलराम भाई से इस YouTube से ही ज़्यादा जुड़ा हूँ, है ना। कुछ भी होता है वो एक्टिविटी ऐसे कैप्चर हो जाती है और आगे वो बढ़ते हैं। भैया भी आ गए, एक बार जोरदार ताली। वैसे ताली हम उनके लिए बजवाते हैं जो लेट आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का ये सेशन बेसिकली टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन जो लाइफ है, लाइफ क्या है और कैसे जीनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, ठीक है। वही तो मैं बोलता हूँ, पहले तो फ्री हो जाए। ये मैंने कहा ना, ये क्लास नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। बोलूंगा मैं ज्यादा, आप सुनोगे, लेकिन आपके भी विचार चाहिए। तो जिंदगी को कैसे देखना चाहिए ये मैंने अपनी लाइफ से कुछ सीखा और मैं जहां भी जाता हूँ, मोर देन 100 इंडस्ट्रीज में मैं सेमिनार ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुका हूँ, 1000 से ज़्यादा। तो मैं अक्सर एक चीज़ जो मेरे अंदर गई थी, एक स्टोरी वहीं से शुरुआत करता हूँ। आज यहाँ मेरा पहला सेशन है, वहीं से शुरुआत करते हैं। एक बहुत महान व्यक्ति थे। महान किसे कहते हैं? जिसने जिंदगी में अच्छा किया है दूसरों के लिए। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। तो अब बलराम भाई भी ऐसे ही कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो महान व्यक्ति वो होता है जिसने दुनिया को कुछ दिया हो, लिया ना हो। हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? लाओ लाओ लाओ, है ना। और जबकि लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है, जो देता है उसे कई हजार गुना किसी ना किसी रूप में मिलता है। तो महान व्यक्ति, ऐसे ही एक महान व्यक्ति की ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। एक बहुत महान व्यक्ति था, रोजमर्रा की तरह वो सुबह सो के उठे अपने बिस्तर से, और जैसे ही उठते ही उन्होंने एज यूजुअल अपनी नेचर की तरह अखबार पढ़ने के लिए उठाया, और जैसे ही फ्रंट पेज देखा, ही शॉक्ड, वो घबरा गए। उन्होंने देखा कि उनका खुद का नाम और फोटो, जो पहला पेज होता है और लास्ट में एक मरे हुए व्यक्तियों की खबर आती है, उसमें उसका नाम और फोटो छपा है। तो पहले तो वो देख के घबरा गए। उन्होंने देखा कि मैं मर गया या जिंदा हूं। उन्होंने कहा चलो मैं जिंदा हूं, शायद ये गलती से खबर छप गई। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। उन्होंने कहा कि आज ये सारी दुनिया ये जानती है कि मैं मर गया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि सच में मेरे मरने के बाद, दुनिया तो सच ही मानती है ना, मेरे मरने के बाद मुझे कैसे याद करती है। और यही सोचते सोचते जैसे ही उन्होंने न्यूज़पेपर का दूसरा पन्ना खोला, वो पहले से भी ज्यादा घबरा गए। उनके बारे में मोटी मोटी हेडिंग में लिखा था, मौत का सौदागर मारा गया।
डायनामाइट का जन्मदाता मारा गया। सच्ची घटना है ये, किताब में पढ़ना, जाके गूगल करना। उन्होंने कहा अरे मेरे मरने के बाद लोग मुझे इतनी बुरी तरह याद करेंगे कि मौत का सौदागर मारा गया। उसी दिन, उसी पल, उसी क्षण से उस महान व्यक्ति ने वो काम करना छोड़ दिया जो वो करता था, और वो काम करना शुरू करा कि इस पूरी दुनिया में शांति कायम करने के लिए इतना काम किया, इतना काम किया। जानते हैं उस महान व्यक्ति का नाम क्या था? आपके फेस से लग रहा है शायद आपको पता है कोई? हम सब जानते हैं। उस महान व्यक्ति का नाम था एल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम पे आज भी विश्व का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल साइंस प्राइज दिया जाता है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वही व्यक्ति था। उसने डायनामाइट बनाया था, बम। और उसके बाद, इसी घटना के बाद से नोबेल पीस प्राइज, जो सबसे बड़ा प्राइज है आज भी इस पूरी दुनिया का, इसी व्यक्ति के नाम पे है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहानी ये क्यों सुना रहा हूं? हम सब, आप में सब रोज उठते हैं, काम करते हैं, अपनी कमाई करते हैं, क्योंकि फैमिली को पालना ये जरूरी है। लेकिन हम ही में से कुछ चंद लोग यही रोजमर्रा का काम करते करते कुछ ऐसा भी काम कर जाते हैं जिसके जाने के बाद लोग उन्हें अच्छी तरह याद करें। इसे कहते हैं लीव अ लीगेसी। नहीं तो आए चले गए, पता भी नहीं किसी को। और कुछ लोग जिनके हम नाम लेते हैं, है ना, जैसे तुलसीदास जी, जानते हैं सब। मुझे कल बड़ी खुशी हुई, एक पेज पढ़ने पे 10 रुपये। क्यों याद है तुलसी जी? तो एक बार जब मैं ये स्टोरी ऐसे सुना रहा था, रिद्धि सिद्धि ग्लूकोग्लाइकोन उत्तराखंड में रुद्रपुर में प्लांट है, तो एक ऐसी टी ब्रेक होता था, पूरे दिन का सेशन होता था ना, आप बैठ जाओ, ये थक जाओगे नहीं तो आप तो टी, हाँ आराम से बैठो। टी ब्रेक वगैरह होता था ना, तो उसमें एक ने कहा सर आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, मन करता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? सच्ची बता रहा हूं मैं आपसे। उस समय मेरे पास बिल्कुल सटीक जवाब नहीं था, लेकिन वो होता ना, कुछ सीख के जाओ तो दिमाग में उलझन रहती है। रात में ट्रेन थी पकड़ी, नॉर्मली मैं जाता था तो वाइफ मेरी पराठे और चाय, रात को चाहे 3 बजे पहुंचूं, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत होती थी ना कंसल्टिंग में, तो वो खाकी सोता था। तो मैंने जिक्र किया वाइफ से कि आज ऐसे से किसी ने पूछा और मेरे पास सही जवाब नहीं था। तो हम थोड़े बहुत दोनों वाइफ हस्बैंड ऊपर वाले के आशीर्वाद से दोनों एक ही लाइन में हैं कि गुरु को मानते, स्पिरिचुअली इंक्लाइन है। तो उसने कहा, कल ही मैं एक गुरुजी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में ऐसा कुछ करना है तो उसके 2 ही रास्ते हैं, केवल दो। एक, या तो कुछ ऐसा कर जाओ जो आपके जाने के बाद दुनिया आपको याद करे, या कुछ ऐसा लिख जाओ जो आपके जाने के बाद पढ़ के दुनिया आपको याद करे। वेद व्यास जी जानते हैं सभी लोग? कुछ के चेहरे से लग रहा नहीं जानते नहीं है वेद व्यास जी कौन? क्यों जानते हैं? रामायण वेद व्यास जी ने एक क्लास ऐसी मेरी कुछ तो लिखा है, ये बताइए। ये पता नहीं। वेद व्यास जी वो जिन्होंने चारों वेद, 18 के 18 पुराण हमारे, लेकिन ये गलत कहा जाता लिखे। वेद तो दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड, भगवान का। पहले एक ही वेद था जिसमें 18 लाख से भी ज्यादा श्लोक थे। वेद व्यास जी ने उसके 4 भाग किए। 4 वेद है ना हमारे, तो 4 भाग किए उस एक वेद के, इसलिए उनका नाम एक्चुअल में वेद व्यास नहीं था, वेद व्यास। व्यास का मतलब होता है टुकड़े,
एक वेद के 4 टुकड़े किए, इसलिए उनका नाम फेमस हुआ वेद व्यास। लेकिन हम आज भी उनको याद करते हैं, वो ऐसा कुछ लिख गए। तुलसीदास जी रामायण लिख गए। अब्दुल कलाम याद है ना सभी को, कौन थे? तो कुछ ऐसे नाम लेटेस्ट जीवन में भी देखे, उसी में से एक है हमारे प्रधानमंत्री मोदी। ये मत समझना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, देखना इनके ऊपर किताब लिखी जाएगी, क्योंकि ये अपने जीवन में यही काम करते करते कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि लोग इनको याद करें। और इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि बलराम भाई और उनके भाई भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मैं आज यहाँ इतनी दूर आया, वैसे तो मैं आया किसी बिजनेस पॉइंट से, लेकिन मेरे लिए बहुत ऑप्शन थे, यही क्यों आया? क्योंकि एक बीड़ा उठाया जो हिंदुस्तान का किसान है, जिसपे सबका दबाव है। हम जैसे ट्रेडर मजे करते हैं और किसान मरता है। उसको उससे उभारने के लिए किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप नौकरी करें, बिजनेस करें, अपना ये काम करते करते कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जीवन में जिसको जाने के बाद आप याद करें, दुनिया आपको कुछ अच्छा करने के लिए। ये स्टोरी मैं पहले इंप्रेस करने के लिए सुनाता है ना, शुरुआत हो गई थी ऐसे कि हर बड़ा अच्छा लगे लोगों को, यही इच्छा होती है। एक दिन मेरे मन में खुद ने प्रश्न पूछा, तूने क्या किया ऐसा? तो सुनाता था बहुत। आचरण, आचार्य किसे बोलते हैं? भाषण देने वाले बहुत होंगे, मैं भी 100 में से 99 वाले भाषण होंगे, लेकिन एक आधी चीज तो अंदर जाएगी ना। आचार्य उसी कहते हैं जो अच्छी चीजों को अपने आचरण में, यानी कि डे टू डे लाइफ में ढाल ले, वो आचार्य है। तो तभी शुरुआत हुई जिसके लिए मैं यहाँ आज खड़ा हूँ। एक राइटनिंग प्लांट मैंने लगाया हुआ है मेरठ में 2012 से। क्यों लगाया? क्योंकि मुझे मदर डेयरी से ये एक चीज सीखने को मिली, उस समय जानती नहीं थी दुनिया राइटनिंग प्लांट कि यार कार्बाइड से इस दुनिया को बचाया जा सकता है। प्रोसेस आया है जिससे कि बिना कार्बाइड के एथिलीन गैस से राइट करो, फ्रूट्स को लोगों को दो, वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसीलिए वो प्लांट मैंने लगाया और आज तक उसको इतनी सारी प्रॉब्लम आई चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये कहानी मेरे अंदर है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएं जो समाज को हम कुछ ऐसा देके जाएं। तो ये एक चीज थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। दूसरी, कल बात करते करते मैंने बहुत सारे सीईओज, मिलियनियर्स, मैंने ऐसे लोग, ऐसे ओनर्स, क्योंकि जब इन कंसल्टिंग लाइन में होते तो इंडस्ट्री के ओनर ऐसे मैंने मिला हूँ और मिलके एक एनालिसिस की है कि यार पैसा सब बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी वर्थ 20,000 करोड़ है, लेकिन उनके साथ जब मैं नाश्ता कर रहा था वो एक रूखी रोटी और एक सूखी सब्जी और हमारे सामने 12 आइटम रखे। पता चला बाईपास हुई है, ये सब अलग एक थ्योरी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ के 3 पिलर होते हैं, वो तीनों के तीनों हम सबको बैलेंस करने चाहिए। कौन से? एक होती है पर्सनल लाइफ, एक होती है प्रोफेशनल लाइफ, एक होती है फैमिली लाइफ। मैंने ऐसे सीईओ देखे, सर मैंने कंपनी को इतना समय दे दिया, 20-20 घंटे काम करा, लेकिन मेरा बच्चा बिगड़ गया। 65 साल की उम्र में दुखी है, बच्चा किसी काम का नहीं रहा। क्यों? बच्चे को समय ही नहीं दिया। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो धन कमाने के लिए इतना ना जुट जाओ कि फैमिली पीछे रह जाए, है ना? तो क्या है, बैलेंस बनाना। कभी ऊपर नीचे होगा, लेकिन हमेशा कोशिश, ये अगर बीज दिमाग में डलेगा तो ही आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे।
पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ क्या होती है? जहाँ आप नौकरी कर रहे हो, जहाँ से पैसा। पर्सनल लाइफ क्या होती है? क्या समझते हो आप पर्सनल लाइफ से? मोबाइल लेके अकेले बैठे रहो। ये आज की लेटेस्ट है। पर्सनल लाइफ का मेरा कहने का मतलब है, इस भगवान ने जो ये शरीर, ये यंत्र दिया है, इसके लिए कितना समय देते हैं? एक ने कहा मैं जॉगिंग करता हूँ, बड़ी अच्छी। कोई कहेगा योगा करता हूँ, कोई कहता है प्राणायाम करता हूँ। हम कहते हैं हम हेल्दी नहीं रहते। मेरे चाचा ने बचपन में एक सीख दी थी मुझे, और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी तो कहा ये गुण उस 4 लाइनों में है। क्या था वो? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख प्रतिव्रता नारी। ये 4 सुख हैं। लेकिन लिखने वाले ने क्यों लिखा पहला सुख निरोगी काया? कुछ सोच के लिखा होगा ना। और निरोगी काया कैसे होगी? हाउ यू बिकम द हेल्दी? क्या समय देते हैं हम? 24 घंटे में से शायद इतने, अगर अपने अपने एनालिसिस कर लेना, यानी पूछूंगा, 24 मिनट इस शरीर को देते हैं क्या? और चाहते हैं ये बढ़िया चले 100 साल तक। भाई अरे अपनी गाड़ी भी तुम यार भेजते हो हर महीने, तो 24 मिनट। तो ये जो पर्सनल लाइफ वाला है ना, स्वयं के लिए कितना समय निकालता। जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अरे सर कहाँ करें, 8 बजे तो यही ड्यूटी पे आ जाते हैं, शाम को 8 बजे जाते हैं, क्या करेंगे? भैया 5 उठो, है ना, उठोगे भी 7:30। तो मीन्स ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो एक चीज अचीव करने के बाद फिर आपको लगता है यहां एक गैप रह गया है, और शुरू में करोगे। यानी कि पर्सनल लाइफ, अपने इस शरीर को समय दो। प्रोफेशनल लाइफ, जहां काम करते हो वहां लीव ए लिगेसी के लिए काम करो। और फैमिली लाइफ, रात को शांति कर्म करना बहुत जरूरी है। पूरे दिन बिजी रहते हो, कहीं घूमने जाते हो, अगर शादीशुदा हो और नहीं हो तो अपने माँ बाप के साथ समय, शाम का खाना जरूर एक साथ खाओ। क्यों कहा मैंने? इसके लिए फिर फिलॉसफी है कि फैमिली को समय, क्योंकि जो मेरा कार्मिक कनेक्शन है, अगर कोई मेरी पत्नी पत्नी बन के आई है, कोई मेरी माता माता बन के आई है इस जीवन में, कोई पिता बन के आया, कोई पुत्र बन के आया, कोई पुत्री बन के आया, यानी कि उनसे ही मेरा सबसे ज्यादा लेना देना बचा था, इसीलिए तो आए। तो उनके साथ लेना देना कब पूरा करोगे भाई? फिर वापस चले जाओगे, फिर वापस आओगे। और इसी को कह रहे बार बार आ रहे हो, बार बार जा रहे हो। तो उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना, उनकी मानना, लड़ना कम। मैं भी बहुत लड़ता था, पर अब सुधार आ गया है ना। तो बच्चों के शांति कर्म, इसीलिए मैंने 3 पिलर का जिक्र किया। पर्सनल लाइफ क्लियर। कौन कौन शुरू करेगा कल से जो नहीं करते थे, या सुन के आ गई बाहर? नहीं, समय दो शरीर, कुछ भी करो वो आपकी मर्जी। प्राणायाम अच्छा लगता है, प्राणायाम करो। एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जो पब्लिश होगा किताबों में आज से 5 साल 10 साल बाद, कि मेरी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जहर है ना, हम कुछ भी खाते हैं सूंघते हैं, जहर आता है ना, तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको डिटॉक्स करने का, आज के डिटॉक्स बहुत चल रहा है, डिटॉक्स करने का सबसे सरल उपाय आप सुनिए। अगर हम सुबह 3% डिटॉक्स हमारी बॉडी करते हैं स्टूल के द्वारा, मल के द्वारा, 3% केवल। कितने परसेंट? 3%। यानी कि सुबह अगर आप फ्रेश हुए तो पूरे शरीर का 3% जहर आपने निकाल दिया। 7% यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। कितने परसेंट? तो कितना हुआ? 10, कुल 10। और 80-90% ये तो जरूर करते हैं क्योंकि नेचुरल कॉल्स है, लेकिन 10% ही करा। 20% अगर डिटॉक्स करना है तो स्वेटिंग के द्वारा पसीना बाहर करना पड़ेगा शरीर से, यही कमी हो जाती है। जो जॉगिंग करता है वो तो अच्छा है, कर लेता है, कोई प्राणायाम करते हैं, कोई अपना योगासन करते हैं, है ना। तो कितना हुआ ये मिला के भी?
20, 3, 7, 30, 70% बचा अभी तो। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, प्राणायाम। इसके ऊपर एक अलग कभी लेक्चर करेंगे कि हमारे 5 शरीर होते हैं, जो देख रहे हो वो एक शरीर है, 4 शरीर इसके बाहर है। ये फिजिकल बॉडी है, फिर इमोशनल बॉडी होती है, फिर एस्ट्रल बॉडी होती है, फिर कोजल बॉडी होती है, फिर सुपर कोजल बॉडी होती है। यानी कि पहला ये स्थूल शरीर, यानी कि स्थूल शरीर, फिर प्राण में कोश, फिर मन में कोश, फिर ज्ञान में कोश, फिर आत्मा। तो इन सबको डिटॉक्स करना है आत्मा को छोड़ के, वो तो डिटॉक्स ही रहती है। ठीक है ना। तो प्राणायाम, तो इनमें से अब आप चूज कर लो, 7 करना है 3 करना, वो तो नेचुरल है ना। कुछ लोग ऐसा खाते हैं 3-7 में भी प्रॉब्लम होती है ना। मैं भी खाता हूँ कभी कभी, है ना। तो 3, 7, 20 और 70। तो ज्यादातर इसीलिए कहते हैं लोग कि प्राणायाम जरूर करना चाहिए। लाइफ में कुछ नहीं कर सकते तो प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है। तो ये आज का ये तो हुआ एक वो कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, लाइफ को कैसे जीना चाहिए। आ जाओ अंदर, चेयर एक अंदर ले लो, उधर लगा उस साइड पीछे लगा। ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े तो अभी तक क्या समझ आया सर, क्या समझ आया अभी तक? हमने 20 मिनट अभी बात करी, क्या इसमें से क्या लगा आपको कि ग्रहण करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए। ये ग्रहण किया आपने सर? प्राणायाम जरूरी। अच्छा, अब पेस्ट कॉपी पेस्ट होता है। आपने क्या सीखा सर? इतनी सारी बातें भी हमने करी। खुद को समझो। वाह क्या बात। आपको सर, आपको क्या अच्छा लगा अभी तक? प्राणायाम वाकई में अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ जैसे है। अपना आपको सर? शरीर को हेल्दी रखना चाहिए। अरे क्या बात, इनके लिए जोरदार तारीफ लो। ये बोर्ड रहस्य है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, 20,000 करोड़ का मालिक बैठा था, वो रूखी रोटी खा रहा था, उसके बाईपास हो चुकी थी 2 और चलने में बड़ी दिक्कत होती थी। क्या जीवन, मिठाई भी ना खाओ, क्या जीवन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ का जो समय था उसको नहीं दिया, यानी कि इस शरीर को नहीं दिया, इसलिए आज वो इतनी ज्यादा दिक्कत में है। चलिए अब आते हैं हम कि हम जिस बिजनेस में हैं, एक बिजनेस का होता है और जो बिजनेस एक्सीलेंस की बात करते हैं, यानी कि आज हम छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, आज हम 20 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, कल 200 का होगा, फिर 2000 का होगा या नहीं? हैं? अंदर से हामी नहीं आ रही किसी को। तो ये बात है, ये कह रहे होगा, ये मेरे जैसी सपोर्टर हो गए हैं। होगा भाई, जिस काम में आप जुटे हो उसमें जरूर होगा। आज 20 है, 200 होगा, फिर 2000 करोड़। तो उसके लिए जो फाउंडेशन है वो आप ही लोग हैं। जिसे कहा 5 साल से जुड़ा हूँ, 7 साल से जुड़ा हूँ, मैं बलराम भाई के साथ हूँ, मैं ये हूँ। जब ये कंपनी मजबूत होगी तब हम भी मजबूत होंगे, ये समझ लो। कोई घर से नहीं देता, कंपनी कमाएगी तो मिलेगा, इसलिए कंपनी कमाए ये बहुत जरूरी है। वो कैसे कमाए? तो कुछ बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो एडॉप्ट कर चुकी हैं और काम करती हैं, उसी का आज क्योंकि वो होता अगर प्रोजेक्टर होता तो हम दिखाते, कोई बात नहीं, इसको मैं अभी हिंदी में आपको एक नाम हुआ, बहुत फेमस नाम है कैनो। गूगल करेंगे ना, KANO, कैनो मॉडल पे सारी इंडस्ट्री आज भी काम कर रही है। वो आदमी ऐसी चीज सिखा गया कि जिसको हम किसी को सीखना चाहिए। उसका थोड़ा सा पार्ट कल रात हमने बलराम भाई के घर पे उसके बारे में कुछ लेक्चर दिया था। वो कैनो मॉडल क्या है? कैनो मॉडल कहता है जैसे ये स्वास्तिक बनता है ना, स्वास्तिक बनाता है? क्यों बनाते हैं घर में स्वास्तिक? चलो पहले इसकी चर्चा करते हैं। शुभ कार्य क्यों स्वास्तिक क्यों बनाया? भगवान गणेश के प्रतीक है। अच्छा, भगवान गणेश के प्रतीक। नेगेटिविटी बाहर जाती है। हाँ? ऐसे कुछ सिंबल से नेगेटिविटी बाहर जाती है। हाँ। पॉजिटिव इसलिए बिल्कुल सही। स्वास्तिक का जो निशान है जियोग्राफिकली, आज के हम पढ़े लिखे लोग नहीं मानते,
पर मनवाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि आप एनर्जी नाप सकते हो किसी भी चीज़ की, खुद की भी नाप लें, है ना। क्लियर फोटोग्राफी आ गई है। पहले ये जो मैं कह रहा था ना, मानता नहीं था कोई बात, अभी भी मन में किसी के चल रहा होगा जी हाँ 5 शरीर कहाँ, एक ही तो दिख रहा एक ही दिख रहा है एक ही तो दिख रहा, कहाँ कह रहे 5, है ना। तो क्लियर फोटोग्राफी आप गूगल करोगे तो उसमें है। अब क्लियर फोटोग्राफी दूसरे शरीर तक पहुंच चुकी है, प्राण में कोष की फोटो आप खुद की ले सकते हो, जिसमें 7 चक्र के बारे में बात करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, है ना। तो ये 7 चक्र की आपकी क्या पोजीशन है, आप अपना फोटो खिंचवाओ और खुद देखो, तो अभी तीसरे शरीर तक डेवलप हो जाएगी। फिर सब मानने लगेंगे कि जब दूसरा भी, अब तक तो दूसरा ही नहीं मानते थे ना, तो साइंस ने प्रूव कर दिया दूसरा शरीर तो है, ठीक है। तो स्वास्तिक के निशान में जो उन्होंने कहा कि आप एनर्जी नापने के आजकल यंत्र आ गए हैं, है ना, वो डिजिट में भी बता देते हैं, वो अभी बहुत महंगे हैं, पर पहले हमारे साधु संत तो ऐसे ही बता देते थे गुस्से से, भैया अच्छा है या बुरा है ना। पर इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, क्योंकि हम सब साइंस पढ़े हुए लोग हैं, तो बिना उसके नहीं मानते। तो स्वास्तिक के निशान की बना के आप एनर्जी नापोगे, सबसे ज्यादा एनर्जी स्वास्तिक के निशान में, सबसे ज्यादा। आप भगवान की मूर्ति रखें और कोई अच्छी चीज रखें, लेकिन स्वास्तिक बना दें तो स्वास्तिक का जो फोटो है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लिबरेट करता है, छोड़ता है, इसीलिए हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो कैनो मॉडल ने ये चीज बनाई थी, वो कह रहा है कि अपने कस्टमर को, अच्छा हम कस्टमर किसे मानते हैं, ग्राहक, हाँ बिल्कुल, हिंदी में रूपांतरण करा, ग्राहक किसे कहते हैं, ग्राहक जिसे हम कुछ चीज देते हैं, जिसको हम कुछ चीज देते हैं। एंड यूजर ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट, हाँ सर्विस और प्रोडक्ट, वेरी गुड। हाँ जी, किसको मानते हैं, कस्टमर, मतलब क्या हुआ इसका, जो हमसे कुछ लेता है वो उसको ग्राहक मानते हैं। बस 20 साल के बाद ये जो आज की क्लास है ना, उसका कोर कॉन्सेप्ट यही है जो आपको बैठाया है, आपका 1-1.5 घंटा हटा के। पर खुशी की बात है, बलराम ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे लोगों का 1.5 घंटा खराब होगा, खराब नहीं होगा, ये काम में आएगा, खराब नहीं तो। कस्टमर, जब मैं भी यही सोचता था, जो मेरे से कुछ ले वो मेरा कस्टमर, ज्यादा इतना सुना महात्मा गांधी ने, कस्टमर इज गॉड, मानता कोई नहीं, मैं भी नहीं मानता, भगवान है ना, जो मानते हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया, मेरी सबसे बड़ी लर्निंग मानता हूं मैं, कस्टमर समझ में आ गया, लेकिन कस्टमर कौन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक हुआ एक्सटर्नल कस्टमर जो आपको लेता या देता है, पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंटरनल कस्टमर हैं, ये समझ लीजिए आप। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक चेन है, एक रॉ मटेरियल खरीदेगा, एक उसको सही करेगा, एक उसको बेचेगा, इस तरह की चेन है ना किसी भी बिजनेस में। तो जो आपके अंदर, अभी मैं अंदर की बात करूं, बाहर छोड़ दो, जो ग्राहक है, जो मेरा सामान खरीद रहा है, सर्विस या प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो तो कस्टमर है ही, लेकिन हम एक दूसरे के कस्टमर हैं भाई। अगर बलराम भाई ने किसी को कहा कि तुम जरा पौध लेके आओ, तो जो पौध ला रहा है वो, और उस दूसरे को चाहिए वो अंदर, वो, और जो उसको प्रोसेस करेगा वो, और जो उसको बेचेगा वो, क्या ये एक दूसरे के कस्टमर हुए या नहीं? बस इतनी सी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये मेरा कस्टमर है और कस्टमर भगवान है, जो इसने कह दिया वो ही मुझे मानना है और देना है। जब तक इंटरनल चेक कस्टमर की मजबूत नहीं होगी, एक्सटर्नल कस्टमर कभी मजबूत नहीं होगा। तुम आपस में तो खुश कर नहीं पा रहे एक दूसरे को भाई, और कह रहे हो कि जो मेरा सामान खरीदे वो खुश हो जाए। कैसे? पहले खुश तो हो जाओ तुम आपस में। तो एक दूसरे के, हम एक
गेम कराते हैं, जब ये एक्सरसाइज कराते हैं, बताओ तुझे इससे क्या चाहिए और क्या देता है, इतने गैप निकल के आवे, अरे मैं इसको यूं कहता रहूं, ऐसा नहीं है, ऐसा ला के दियो, ये तो मुझे सुनता ही ना। एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम है। तो जब अंदर प्रॉब्लम है भाई, तो बाहर वाले को कैसे सोच रहे, वो खुश हो जाएगा? वो तो ना होने का। तो पहले अंदर के कस्टमर को, पहले तो कस्टमर मानना सोचो, है ना। एक दूसरे को, जो भी सप्लाई चेन है आपकी, अंदर की भी एक चेन होगी ना। टिश्यू कल्चर हो, चाय बनाना हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो जो आप बना रहे हो, उसकी एक चेन होगी ना। उस चेन में एक दूसरे को मुझे चाहिए क्या, वो बैठो बताओ, दूसरे को उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानते तो उसे कहते हैं गैप एनालिसिस। मैं परसीव क्या करता हूं, मुझे मिलता क्या है, या मैं चाहता क्या हूं, मुझे आप देते क्या हो, उसमें गैप कितना है, उस गैप की एनालिसिस करो और गैप के सॉल्यूशन निकालो। तो जब आप एक दूसरे से खुश हो जाओगे, तो अभी कैंटीन से ऑर्डर करना है जी, चाय समोसा ला दो, और कोई फीकी चाय ला दे, अच्छा ये मीठी, तो क्या कहोगे? हैं? रोज पीते हो देसी गाय के दूध की चाय, और वो बकरी का दूध डाल के ला दे, तो है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सप्लाई चेन में ये बहुत जरूरी हुई है। पहले इंटरनल कस्टमर को सेटिस्फाई कर, तब एंड प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाए। ठीक है। तो जो कैनो जी हैं, और 20 मिनट आपके पास लेंगे, जो कैनो मॉडल है, कैनो मॉडल ने इसी चीज को कहा कि इसको 4 भाग कर दिए। एक ये कि कस्टमर वेरी डिससेटिस्फाइड, यार खुशी नहीं है, आपको फोन करके कहते अरे ये कैसा भेज दिया, ये तो चल ही ना रहा, पौधा मर गया। मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, वो हो सकता है आपकी कंप्लेंट है या नहीं। अरे तुमने कहा था ये तो चलता ही रहेगा, ये तो तुमने कहा था एक बार लगा लो 8 साल तक चलेगा, 7 साल तक चलेगा, ये तो दूसरे साल में मर गया, है ना। या तुमने कहा था इसमें तो 30 किलो का केला आएगा, इसमें तो 18 किलो का भी ना निकल रहा। वो अपनी भाषा में ऐसी बात करेगा। तो पहले जो वो डिससेटिस्फाई है, वो पहले एनालिसिस करनी पड़ेगी। कैसे डिससेटिस्फाई क्या होता है? जैसे आप कार खरीदने जाते हो शोरूम में, जाते हो, वो एग्जांपल इसलिए सिंपल वाला दे रहा हूं, समझ में आ जाए। अब वो जो बेचने वाला है, वो आपको कहे कार दिखाते समय, देखो सर इसमें 4 पहिए भी हैं, देखो सर स्टीयरिंग भी है, क्या कहोगे? हैं? पगले है ताले, कार खरीदने आया हूं मैं, ये तो मुझे पता ही है। अनस्पोकन, उसे क्या बोलते हैं? अन, यानी कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में कुछ चीज तो मैंडेटरी है, जो होनी चाहिए, वो बताने की जरूरत नहीं है जी। नहीं तो फिर आप कहोगे मैं कहीं और जा रहा था, तो पागल ही हो गया भाई, कार खरीद, इसमें बता और क्या है। तो डिससेटिस्फाई वाला क्या होता है? वो अनस्पोकन होता है। ये चीजें तो मैंडेटरी हैं, होनी ही चाहिए मेरे प्रोडक्ट या सर्विस में। अगर वो आपकी बेसिक चीजें मिसिंग हैं, आप गए शोरूम पे और 3 पहिए हैं, चौथा है ही नहीं, लोगे कार? लोगे? या स्टेपनी गायब है, लोगे? तो वही चीज हमें आसान लग रही है ये, पर जब मैं आपकी डिटेल एनालिसिस करूंगा ना कस्टमर को बैठा के, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अजी 2000 लगाए थे, 1700 ही चले, है ना। तो कहां कमी है, ये एनालिसिस हमेशा करनी है। कस्टमर को क्या करना है? पहले तो कस्टमर को भगवान मानना। और हम क्या करते हैं, मैं भी करता हूँ गलती, क्योंकि मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन बार बार दिमाग में आता है। जब एक चीज कई बार रिपीट करो ना, दूसरे को सिखाओ, तो खुद भी आता है। तो खुद से मैं बड़े अच्छे से बात करता हूँ, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, और जी छोटा बड़ा निकला तुम्हारे में, तो नीचे गला हुआ पड़ा था। अगर उनकी सुन लेते हैं, रिजोल्व कर देते हैं, तो वो हमसे इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन हमें रूट कॉज में जाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हुई, एक तो होती है इंटेंशन है मेरी, छोटा बड़ा भर दे भाई,
केला एक क्रेट में। एक होता मेरी इंटेंशन नहीं है, हुई तो गलती हुई क्यों, फिर लेबर को बुलाओ, अरे सर वो कल 2 गाड़ी आ गई थी, लेबर कम थी, तो जो उठाने वाला था उसने भर दी, तो आपको रूट कॉज पता चल गया, आगे से नहीं होगी ये गलती, ठीक है ना। इसी तरह आपके प्रोसेस में आपको रूट कॉज पे पहुंचना है, डिससैटिस्फैक्शन वाली चीजें बिल्कुल खत्म कर देनी है जड़ से। तो ये कहनो पहले उसमें कहता है, दूसरे में क्या कहता है, वो परफॉर्मेंस वाला, यानी कि सेटिस्फैक्शन की तरफ को ले जाना है कस्टमर को। तो अब कार खरीदने जाओ, आज से 6-7 साल पहले उसने शुरू किया था टोयोटा ने, सर ये टायर तो लगे हैं जेके के, 2 लाख किलोमीटर की गारंटी है, तो सुन के अच्छा लगेगा, हाँ या ना। सर 2 लाख किलोमीटर में कुछ नहीं होगा, रिप्लेस करके दूंगा, गारंटी। एक्स्ट्रा पंचायत, कुछ तो बात है ना। तो सेटिस्फाई से नहीं, सेटिस्फाई से हमें कहां ले जाना है उसको, डिससेटिस्फैक्शन से, पहले तो डिससेटिस्फैक्शन के सारे रूट को खत्म करने, फिर ले जाना है उसको उसकी एक्सपेक्टेशन के पास, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन यही नहीं रुकना, कैनो मॉडल की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये 4 चीज को कंटिन्यूस प्रोसेस में कहता है, कंटिन्यूस, याद रखना ये वर्ड, कंटिन्यूस, लगातार, ये सर्किल है, ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि मैंने टायर का एग्जाम्पल दिया, उस समय बहुत महंगी गाड़ी में आता था, जब आप बैक करते थे कैमरा सामने स्क्रीन पे आता था, पहले लगती थी स्क्रीन गाड़ी, तो ये कैनो मॉडल की चीजें हैं जो इजाद हुई। जब मैं मारुति में गया तो वो बहुत कुछ सीखने को मिला, वहां उन्होंने मुझसे कहा सर आपका टारगेट क्या है, तो उन्होंने कहा सर 3.5 मॉडल एवरी ईयर। मैंने कहा भाई 3 तो समझ में आ रहा, 3.5 का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा वो क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक चेंज को हाफ मॉडल चेंज बोलते हैं। लाइट अब देखते हो ना गाड़ी में, लाइट चेंज हो गई, कुछ ये चेंज हो गया, हल्का सा लुक चेंज हो गया, ग्रिल चेंज हो गई, उसको वो कॉस्मेटिक चेंज बोलते हैं, है ना। तो वहां पे 3.5 मॉडल्स एवरी ईयर का टारगेट है मारुति का निकालनी है। क्यों? क्योंकि कैनो मॉडल कहता है जो कस्टमर है उसे हर बार कुछ ना कुछ नया चाहिए, है ना। घर में नहीं कर सकते, बीवी हर बार नहीं चाहिए पर कैनो मॉडल प्रोडक्ट में मैं नया क्या, ये ठीक है। तो कैनो मॉडल को और डिटेल में हम समझेंगे, पर अभी मोटे मोटे तौर पे मैं बता के जा रहा हूँ। पहले डिससैटिस्फैक्शन की लिस्ट बनाओ, और वो बलराम भाई को ना बैठाना उसमें, क्योंकि ये इतने अटैच हैं, ये गुस्सा हो जाएंगे अगर कुछ किसान कुछ कहेगा तो, क्योंकि इमोशनली अटैच होगी। कोई प्रोफेशनल बैठना चाहिए, बताओ भाई आपको क्या क्या कमी लगती है हमारे में, उसकी एक लिस्ट बनाओ, फिर उस लिस्ट को आपस में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ये हुआ तो क्यों हुआ, इसकी जड़ कहाँ है, उस जड़ को खत्म करो। पहला लेवल जो नीचे वाला है ये डिससैटिस्फैक्शन वाला, फिर यहाँ सेटिस्फैक्शन पे आओ कि कुछ ऐसा दो जो वो चाहता है। फिर यही नहीं रुकना, फिर वो कहता है, जैसे मैंने कहा एक कैमरे की बात थी, मात्र उसकी कीमत 2500 रुपये है जो बैक करने उस समय लगती थी, लेकिन कुछ अच्छा लगता था ना आपको, है ना। पहले क्या कहते थे, 1970, 80, 90 तक मैंने देखा, हमें भी गाड़ी स्टार्ट होनी थी, जीप हुआ करती थी घर में, भैया तेल पानी चेक कर ले, कहीं चलना होता था, कहते थे ना, है ना। तेल तो ठीक है, पानी का मतलब बैटरी में पानी डाल लो, है क्यों आप डालते हो क्या? सब कैनो, जितनी भी बड़ी एमएनसीज हैं, जितने भी नाम आप सुनते हैं, सारे के सारे, चाहे इसका नाम ले ना ले, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पे ही चलती है वो सारी कैनो मॉडल। कुछ नया करना है, कुछ नया करना है प्रोडक्ट में। तो इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, सबसे पहले तो कस्टमर को कस्टमर, यानी कि इतने कष्ट दो कि वो मर जाए, मानना बंद करो। अरे मैं ही तो हूँ, पौध लेनी होगी, मैं ही तो दे रहा हूँ रेवा प्लस, मेरे पे ही आएगा किसान। अरे मोनोपोली आज है भाई, कंपटीटर कल खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? सोचना अभी से शुरू कर दो।
तो कस्टमर को इतने कष्ट दो कि मर जाए की जगह कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ले आओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कस्टमर डिलाइट, वहां भी सोचना शुरू करो मैं ऐसा क्या दूं उसे कि वो भी, जैसे कल मुझे नॉलेज दी थी, बलराम भाई ने कहा भैया आप पीछे के कैमरे की बात कर रहे हो, अब साइड में भी कैमरे आ गए गाड़ी के और 3D व्यू देता है। मैं कह रहा वो सारी कंपनियां इसी पे काम करती हैं, हर साल वो कुछ ना कुछ नया, उसके लिए कॉन्सेप्ट पे कभी हम पूरे दिन का एक सेशन करेंगे, उसको बोलते हैं काइजन, KAI प्लस जैन, 2 वर्ड हैं, जापानीज वर्ड हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जापानीज से आए हैं। काई KAI, काई का मतलब होता है चेंज, और जैन एक गाड़ी आती थी ना मारुति की जैन, फॉर द बेटरमेंट, एनी चेंज फॉर द बेटरमेंट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन। ठीक है, तो वो कैसे करना होता है, जब तक एम्प्लॉयज को ये नॉलेज ही नहीं होगी कि काइजन भी होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी होता है, तो अपना दिमाग कैसे लगाएगा। अभी हम कहते हैं कितने लोग हैं जी, 150 लोग काम कर रहे हैं, क्या अभी हमने पूछा किसी अंदर वाले उनको बुला के कि बताओ इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। हम क्या सोचते हैं, जो मैंने बताया तो वो ही कर, बस खोज की तरह। सन 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान पूरा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, क्यों? क्योंकि उसके 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी के 2 एटॉमिक बम फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के गिराए गए थे। उसके बाद से उसकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है कि जापान कैसे रिवाइव किया, और उसके रिवाइव के पीछे यही एक कहानी है जो मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि कल से मेरी फैक्ट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेरा एम्प्लॉय केवल 2 हाथ और 2 पैर के साथ नहीं आएगा। कैसे आएगा? वो अपना दिमाग भी साथ लाएगा, और केवल दिमाग साथ लाएगा नहीं, वो दिमाग अपने वर्क प्लेस पे लगाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं कह रहा हूं काई। हम नॉर्मली, हमने सारी इंडस्ट्रीज 99% इंडस्ट्री क्या कहती है, जितना बताया उतना कर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पूछना शुरू करो, भाई अच्छा और बता तेरा काम कैसे आसान हो सकता है। अगर मैं आप एनालिसिस करूं अंदर जाके, उन लोगों को इसी तरह बैठा के फीडबैक लूं, कोई कहेगा जी यहाँ तो लाइट ही पूरी ना जी, आंख फूट जा देखने, मैं एक ऐसी मुझे नहीं पता क्या है, अजी स्टूल छोटा है जी, यूं यूं बार बार झुकना पड़े जी, यहां से वहां तक 4 चक्कर लगाने पड़े जी। उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, फिर उन्हीं से सॉल्यूशन पूछो। अच्छा तुम बताओ अम्मा क्या करना चाहिए, तो अम्मा कहेगी ट्रॉली बना लो, स्टूल में थोड़े से नीचे पांव लगवा दो जी, ये लाइट है ट्यूबलाइट और लगवा दो जी, है ना, जो भी कुछ कहेंगे। यानी कि जो काम करता है उसको उसका पेन पता है। भाई जूता काटता है तो किसे पता चलता है? स्वयं को। तो बस इतनी सी बात है। अब कहो कि बलराम भाई तुम्हें पता होना चाहिए मेरा जूता कहाँ काट रहा, पेन तो तुमने रखा। पर हम इंडियन कंपनी यही गलती करती है कि बलराम भाई बताएंगे भाई किसके जूते में प्रॉब्लम है। अरे भाई पेन तूने रखा, तू बता कि पीछे से काट रहा आगे से काट रहा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं हम पीपल एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। और एम्प्लॉय वर्ड भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने कहना और बोलना बंद कर दिया है, वो कह रहे पार्टनर। भाई आप लोग काम करते हो जब तो रेवेन्यू आता है, तो आप हिस्सेदार हुए या नहीं हुए, है ना? तो मैं जो काम करता है उसी से पूछना शुरू करो। इसका एक प्रोसेस है, काइजन स्कीम चलाओ, R&R चलाओ, ये चलाओ, पर उससे पूछना जरूरी, क्योंकि काम वो खुद अपने हाथ से करता है। लेकिन एक फ्रीडम और दे दो कि अपना दिमाग भी अपने काम में लगाना शुरू करे। अगर मैं अभी अम्मा से पूछूं, अम्मा आपको क्या समस्या है, तो अम्मा कहेंगी कि देखो यहाँ इतने सारे लोग थे, मुझे 3 बार पानी लेके आना पड़ा, एक बड़ी ट्रे ला दो, एक बार में सारा काम हो जाता। उनका स्ट्रेस कम हो जाता। छोटे से सजी से बलराम भाई कहते हैं अरे भैया बड़ी ट्रे ले आओ, कितने की आएगी, तो गैदरिंग बड़ी होगी तो उसमें लेके आना।
ठीक समझ रहे हो ना मेरा? मैं थोड़ा सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करो, यानी कि जो काम करता है उसी से पूछो और उसके दिमाग का इस्तेमाल करो। और जैपनीज 1942 के बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2 ही कॉन्सेप्ट है उनके, कॉन्सेप्ट बहुत सारे लेकिन फाउंडेशन के, वो एक को कहते हैं 5S और दूसरे को कहते हैं काइजर। 5S होता है साफ सफाई, और मैं हिंदुस्तान की भाषा में कहता हूँ कि हमारे पुराने लोग बड़े बड़े साइंटिफिक थे, वो कहते हैं कि लक्ष्मी दिवाली पे करें पर सफाई लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। तो वो कॉन्सेप्ट ये कहता है जहां सफाई होगी वहीं धन लक्ष्मी आएगी, और ये सत्य है। आज एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सत्य है। जहां दुर्गंध है, जहां गंदगी है, वहां लक्ष्मी आ नहीं सकती, और आएगी तो फिर उल्लू पे बैठ के आएगी और उल्लू बना के जाएगी। लक्ष्मी चाहिए तो नारायण भगवान के साथ चाहिए, आए तो परमानेंट। ठीक है, तो लंबा हो जाएगा लेक्चर, आज के लिए इतना ही। ये पहली डोज है ना, दवाई होम्योपैथिक की मीठी मीठी अगर लगी होगी, फिर थोड़ी इसके साथ कड़वी कड़वी दवाई भी, क्योंकि स्वस्थ करना है, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है, फाउंडेशन हमें मजबूत करना है। ठीक है, आप में से इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न आपके मन में आता हो तो आप पूछ सकते हो। कोई भी प्रश्न। इसमें एक समस्या ये होती है, जब हम दूसरों को सुविधाएं देते हैं तो वो उसका गलत मतलब समझते हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे? दूसरे को जब हम सुविधाएं देते हैं हाँ, तो उसका वो गलत मतलब जैसे अगर आप बोलते हो कि यार आपके एम्प्लॉय वहाँ से आते हैं, उनको गाड़ी में ले आओ, अब गाड़ी में लाओगे तो फिर वो क्या करते हैं, उसका गलत मतलब निकालते हैं। कोई एक आधे घंटे लेट आ रहा तो उसकी वजह से पूरी गाड़ी लेट होती है। तो अपन जब किसी को भी, मतलब एम्प्लॉय की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी को भी पर्सनल लाइफ में भी किसी को आप ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दोगे तो वो ये समझेगा कि मैं भगवान हूँ, वो सामने वाला गलत फहमी में आ जाता है। जब हम पोलाइट वे पे चलते हैं तो एक ये समस्या हमने बहुत बार फेस की है, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसका वो कुछ और ही मतलब निकालता है। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मुझे अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं। तो आप नहीं तो कोई और, मेरे एथिक्स मेरे रूल्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो फिक्स करना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना, आज आपको लगता होगा ये सब बातें अभी समझ नहीं आएगी, बहुत प्री मैच्योर मैं आया था तो मेरा मन करा, वो भी बलराम भाई की वजह से कि चलो ये चीज सिखा दो। आज 20 करोड़ 30 करोड़ पे है, 200 करोड़ पे जाना है। जब 200 करोड़ बनोगे, जब 2000 लोग काम करेंगे, तब तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो मैं आपकी बात का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने कहा बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल है, ठीक 8 बजे इस चौराहे पे आएगी, जो आता है उस 8 बजे तो बैठता है, नहीं तो आए अपने व्हीकल से। मैं रूल चेंज नहीं करूंगा भाई। नहीं, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, रूल चेंज वाला नहीं। दूसरी जब बात हम सर्विसेज देते हैं किसी को, मतलब जब रिस्पेक्ट देते हैं तो पूरा एटमॉस्फेयर, जैसे अब यहाँ सब बैठे हैं, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो उसका गलत मतलब निकाल, उसको अपन रोक नहीं सकते कि भाई तू ऐसा मत सोच, ऐसा सोच ले, पर वही बोझ बन जाता है, वो समस्याएं खड़ी हो जाती है। जहाँ पे भी हमने देखा है, क्योंकि हमारा रूल यही है, हम ऐसे ही काम करते हैं, हम किसी को नहीं छेड़ते, पर वो वहाँ ऑफिस में भी ऐसे ऐसे लोग ज्ञान देते हैं जिनको ज्ञान देना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कि यार तुम ऐसे मत करो, ऐसे करो। वहाँ ऑफिस में, हमारे वहाँ बी किसान वाले ऑफिस में ना, बिल्कुल तुम्हारा मन हो तो आओ, नहीं मन हो तो मत आओ, ये काम ऐसे करो, तुम्हारी जगह दूसरा बंदा करेगा, सब कुछ करते। पर वो आखिरी में समस्या वहाँ निकल के आती है, जो कुछ नहीं कर रहा है वो ज्ञान देता है, बोले अरे ये तो ऐसा हो रहा है। तो देखिए, उसके लिए एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि रूल्स भाई देखो, एक बात बताओ, मेरे घर में, अपने घर की बात करो, ऑर्गेनाइजेशन भी घर है ना, हाँ या ना पहले बताओ। तो छोटा उसका रूप क्या है? मेरे बचपन में, मैं एक एग्जांपल हर जगह कोट करता हूँ, एक रूल बनाया हमारे बड़ों ने, सुबह फ्रेश नहीं होगे तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, अपने पे भी थी, तो भैया रूल बन गया। पहले तो वही इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, अटैच नहीं थे, घर के बाहर 2 टॉयलेट थे, 20-25 लोग थे, संयुक्त परिवार था, तो सभी को उसी में जाना, तो लोटा बाल्टी लोटा लेके जाते। अब वो भाई साहब नाश्ते तो चाहिए, और सुबह को फ्रेश होने की आदत नहीं थी, तो क्या करें, बिना फ्रेश हुए नाश्ता नहीं मिलना,
तो मुझे अपना बचपना याद है, मैं जाता था टॉयलेट में 100 तक गिनता था और वापस आता था। ठीक है, रूल बना था घर में। आज मैं खुश नसीब हूं और मैं कहता हूं मैं कहीं चला जाऊं, यहाँ का पानी चेंज हुआ होगा, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, रात में ज्यादा पानी पीना पड़ा, लेकिन पैर बेड से रखता हूं और सबसे पहले मैं टॉयलेट यूज करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने परिवार को कि उन्होंने, आज मेरे बेटे को भी मैं ये स्टोरी सुनाता हूँ, वो भी 11-11 बजे फ्रेश होता है भाई साहब, हम 6 से 6:30 होते नहीं। तो मेरा ये एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है, जब आप कंपनी बनाते हो एक रूल आपको बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आपकी बात का जवाब है सर, जब हम और बड़ा हो जाएंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करके एक चीज होती है, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होगी। तेरे करने से 2 रुपए बचे तो भैया तू इस कंपनी में रहेगा और तुझे 10 पैसे मिलेंगे, नहीं तो नमस्कार। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल। कुछ लोग अब 3 महीने में करने लगी हैं, बहुत अच्छी कंपनी, क्योंकि 3 बार अलार्म देती हैं उसको, देख तेरा टारगेट था यो 25 पैसे कमाने का, तूने 12 पैसे कमा के दिए, सुधर जा। फिर अगले 3 महीने में फिर आईना दिखाओ, फिर 3 महीने में आईना दिखाओ, साल के बाद बाय बाय। क्यों, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मुझे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी करनी है, मैं तेरे सारे पीछे नहीं रख सकता अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो कहीं ना कहीं अब भाईचारा भी खत्म हो जाता है। सिस्टम, मैंने कहा ना, मैन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनानी है या सिस्टम ड्रिवन, चॉइस आप दोनों की। भाईचारा निभाना है, तू मेरा भतीजा है, तू मेरा भांजा है, तुझे तो कुछ नहीं कहूंगा, तू तो मेरे साल इतने साल से, वो फिर आपका डिसीजन है, वो हुआ भाईचारावाद, मैन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत बड़ा बनना है तो सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। सिस्टम बन गया, चाहे भतीजा हो चाहे भाई हो, परफॉर्मेंस देगा तो कंटिन्यू करेगा, नहीं देगा बाय बाय। और किसी का प्रश्न? एक प्रश्न ये वीडियो कॉल वाले गणेश जी हैं, ये ले रहे थे। हाँ गणेश भाई, हेलो, राम राम, पूछिए। वेरी गुड। आप किस उसमें काम करते हैं जो टीपीएम समझना चाहते हैं? तो बी किसान में टीपीएम में समझा देता हूं, पर टीपीएम समझ लीजिए, उनका प्रश्न है आप जी। टीपीएम होता है, जैसे टीक्यूएम होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऐसे एक दूसरा पिलर है टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या मैनेजमेंट। जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूं तो मेंटेनेंस, जैसे मैंने घर बनाया, सिंपल वे में समझिए गणेश भाई, सिंपल, जैसे मैंने घर बनाया, अभी मैंने 1.5 साल पहले नया घर बनाया, मैं टीपीएम करता हूं और टीपीएम मेरे रग रग में है, बस गया है। टीपीएम के लिए ही मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, वहाँ 5 इंडस्ट्री थी, 5 का टीपीएम में ही चलाता था। तो जैसे अब घर बना लिया, अब घर को मेंटेनेंस चाहिए, तो मर्जी आपकी, या तो हर महीने उसमें कुछ ना कुछ करके उसको मेंटेन रखिए, या इकट्ठा वो अपने आप मेंटेनेंस मांग लेगा, डैमेज हो जाएगा। तो जैसे टीपीएम को समझने के लिए एक और सिंपल भाषा में कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है। हम सब एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, कितने लोग मानते हैं आप में से? बस एक ही मानते हैं, हाथ वाथ नहीं दिखाते, जन्म पत्री वगैरह कोई नहीं दिखाता, तो हाथ उठा लो यार, शर्म क्या है। तो जन्म पत्री एस्ट्रोलॉजी में कभी देखना, जन्म पत्री आपकी बनाई होगी तो उसमें आपका फोरकास्ट प्रेडिक्शन जो निकल के आती है वो 120 साल की आती है। देखा है कभी? तो ये प्रश्न पूछना, भाई साहब 120 साल की क्यों निकाली, क्यों नहीं 90 की, क्यों नहीं 100 की, क्यों नहीं 110 की, क्यों नहीं 80 की? क्योंकि ये एक चीज बनाई, उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग की जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे, हमारी आयु 120 साल हमें जीना चाहिए परफेक्टली हेल्दी। और जीते कितने साल है? आज कोई 60 का भी चला जाए, अरे बहुत बढ़िया था भाई।
इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी लाइफ में अपने जो रूल्स हैं इसको हेल्दी रखने के लिए उसने वो काम नहीं किया। अगर वो सब फॉलो करो जो मैंने आपको कहा, लो उठो, टाइम से खाओ, सही खाओ, नहाओ टाइम से, प्राणायाम करो, योगा करो, ये करो, वो करो, जितने भी रूल्स हैं, ये है आपके शरीर का क्या है, ये मेंटेनेंस। तो जब मैं किसी इंडस्ट्री में काम करता हूं तो वहां मशीन है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, यहां भी है, चाहे हार्डवेयर कम हो सॉफ्टवेयर ज्यादा हो। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसे कहता हूं? जो मशीन है वो हार्डवेयर है और जो ह्यूमन बीइंग्स है वो सॉफ्टवेयर है। दोनों को अपनी अपनी मेंटेनेंस की जरूरत है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मेंटेनेंस की जो एक प्रक्रिया बनाई जाती है उसे टीपीएम कहते हैं, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। बाकी बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसमें क्या कहते हैं, इसके 4 जीरो की बात करता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में टीपीएम लगता है उसे कहते हैं जीरो एक्सीडेंट, जीरो ब्रेकडाउन, बैड बोलते हैं, बैड, BAD, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट। तो कल मैं सुन के हैरान हो रहा था कि भैया कह रहे हैं कि 30% हमारी चीज जो बनाते हैं वो खराब हो जाती है। इसी पे अगर काम करो कि 30 से ये 29, 28, 27, 20, 15, 16 कहाँ तक हम जा सकते हैं, इसके ऊपर काम करोगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है गणेश भाई, कुछ जवाब मिला आपको? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी चीजें, 8 पिलर होते हैं वैसे टीपीएम में। तो 8 पिलर पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जब पूरा टीपीएम लागू होता है। जी ठीक, उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा और अपन रखेंगे। ठीक है, और किसी का प्रश्न हो कोई? और किसी का प्रश्न? तो इसका मतलब ये इफेक्टिव नहीं रहा। अगर प्रश्न नहीं है तो हम कहते हैं ना ऑल क्लियर। अब ऑल क्लियर के दो मतलब, या तो सारा समझ आ गया या बोर्ड पूरा का पूरा या तो क्लीन पूरा ही वाइट है अभी। चलिए कुछ बात नहीं, अगली बार जो प्रश्न आप सोच लेना, कोई डाउट हो पूछो, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन आंसर नहीं करते तब तक हमारे अंदर नहीं जाता, तब तक घड़ा उल्टा ही रखता है, पानी डालते जाओ सब फिसलता जाएगा, है ना। तो घड़े का मुंह सीधा करने में समय लगेगा, है ना, ताकि पानी उसके अंदर जाए। और सबसे बढ़िया चीज है लर्न अनलर्न। स्वामी विवेकानंद जी ने जब वो गए, स्वामी विवेकानंद बचपन में उनका नाम नरेंद्र जी था, ये भी रियल स्टोरी, और बड़े उखड़ू टाइप के थे, गांव के जैसे छोरे नहीं होते बिगड़ैल टाइप के। तो कोई उनसे स्पिरिचुअलिटी की बात करता था कि यार भगवान होता है, तुम ये करो, तो पूछते थे तुमने देखा है भगवान? तन्ना देखा, मतलब अपनी भाषा में जो भी कहते हो, तन्ना देखा भगवान, तो सब चुप हो जाते थे। तो एक दिन उनके दोस्तों ने कहा कि जी एक टीले पे वो आए हुए संत और बड़े अच्छे हैं, तो ये कहते थे चलो इम्तिहान लेने जाए। तो पहुंच गए कॉलेज में, तो उन्होंने अपने गुरु, कौन थे उनके गुरु स्वामी विवेकानंद के? रामकृष्ण। एक बार ताली तो बजाओ यार, कुछ लोग तो रामकृष्ण परमहंस थे। तो रामकृष्ण परमहंस के पास जब गए तो वो तो देखते ही जान जाते थे, जो संत होते हैं, जो अवधूत होते हैं, जो सिद्धार्थ होते हैं, नाम कुछ भी तो, जो बुद्धा होते हैं, वो आपको देख के सारे ओरा उनके सारी पिक्चर जो बाकी के पास शरीर है ना, उसकी पिक्चर उनकी आंखों में सामने आ जाती, तो उसी को देख के वो बात करते। तो स्वामी विवेकानंद ने कुछ देखा होगा, बस जैसे ही प्रश्न करा, अजी आप बहुत भगवान आपने भगवान देखे क्या? कहते हैं कि राम कृष्ण परमहंस जी ने उसकी टांग में टांग अड़ाई और नीचे गिरा दिया और यहाँ अनाहत चक्र पे अपना पैर का अंगूठा रखा, कहेंगे तुझे दर्शन करने हैं क्या ये? तो वहीं साक्षात माँ काली का कराया। सिद्धार्थ के पास ये पावर होती है। जैसे आपने कमाया तो आप चाहे बलराम भाई के बैंक में बहुत सारे पैसे होंगे, तुम्हें चाहे तो कल की दे देना, वो चाहने की बात है ना, कमाया हुआ है ना, तो ऐसी सिद्धार्थ होता है। तो तभी से उन्होंने अपना उनका गुरु माना और आज स्वामी विवेकानंद का नाम इतना बड़ा हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि कब पहले जो मेरे अंदर है वो बाहर आना चाहिए। सिद्धा भी डालेगा जब कुछ ना, जब पहले जो मेरा भरा हुआ है उसे तो बाहर निकालूं। भरे हुए गिलास में डालोगे तो क्या होगा? तो खुद को खाली
करना पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया चीज़ मैंने अभी टीवी में सुनी, कहने भगवान कृष्ण को कल मुझे बांस के उसमें ले गए थे, भैया ने बताया कि इससे बांसुरी भी बनती है। भगवान कृष्ण को बांसुरी क्यों पसंद थी पता है? मतलब मैं अपने पर्सन से बता रहा हूँ। हाँ, वो अंदर से खाली होती है, और जो अंदर से खाली होता है ना वही आगे बढ़ता है। खुद को खाली रखने की कोशिश करो। जब कोई सिखाता है, कहीं से कुछ सुनने को मिलता है, तो उसे अंदर डालने की कोशिश करो। नहीं तो भरा हुआ तो हुआ तो है ही सब कुछ, है ना। तो ये एक चीज़ें हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। धीरे 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 चलेगा तो धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे। और लास्ट में अपने स्वामी विवेकानंद जी की बात आ रही है, तो स्वामी विवेकानंद जी का ही कोट से एंड करते हैं। आपको कुछ कहना है बलराम भाई? ना ठीक है। आपको भैया? नहीं सर एक क्वेश्चन था। हाँ, अरे आपने एक बार ताली बजाओ यार, एक तो आपने जैसे बोला कि भारत में जो कंपनियां काम करती है 99% जो है वो एम्प्लॉय को बोलती है कि आपको जो बताया है वही करना है, जो बताया हुआ है, और मिलिट्री में भी वैसे ही काम चल रहा है। तो जो काम बताया हुआ रहता है वो लीडर जो उनका काम करने वाला रहता है विदाउट उनकी परमिशन से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, उन्हीं की परमिशन से करना चाहिए। लेकिन जब मैं इनोवेशन की बात कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे जो काम कर रहा है, अच्छा एक बार बताओ, उस मशीन के बारे में भैया है, कल मुझे लेने भी गए थे, ये बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी कहाँ खर कर रही है बलराम भाई को पहले पता चलेगा या इनको? फिर यही बस कह रहा है काइजर कि भैया इसकी सुन लो ना। अगर इसने बलराम भाई को कहा बलराम भाई तेल नहीं है, तो बलराम भाई ने कहा तुरंत लगा ना पेट्रोल पंप पे। तो बलराम भाई तो पीछे बैठे हैं ना, फीडबैक चाहिए, तो इनका दिमाग चलना चाहिए। सिर्फ सजेशन लीडर से बताना चाहिए, बताना शेयर करना चाहिए, इसी को काइजर। मेरा दर्द, मैंने जूता पहना हुआ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है तो मुझे पता चलेगा ना पहले मेरा जूता कहाँ काट रहा है। तो आपको बताए कि सर मेरा जूता यहाँ काट रहा है, आप कहोगे रुई लगा ले या तेरा जूता बदलवा दो, ठीक है। एक तो प्रश्न आया, कुछ तो मेहनत सफल हुई। गुड। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इतने साल पहले हम सब भारत वालों के लिए कोट लिखा। क्या लिखा? बड़ा अच्छा लगता है मुझे उसको। उन्होंने कहा, हे भारत के अधिकारी गण, यानी कि हम और आप, हे भारत के अधिकारी गण, तुम उस ईश्वर की संतान हो जो अजर आनंद के, सुख दुख नहीं, आनंद, तुम उस अजर और आनंद के भागीदार हो। तुम इस मृत्यु लोक में देवताओं के समान हो। इसीलिए ए सिंहो, यानी कि शेर कहा, ए सिंहो उठो और इस मिथ्या भ्रम को झटकर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम भेड़ हो, तुम भेड़ हो। भेड़ क्या करता है? पीछे चलता है, पीछे चलता रहता है। भेड़ वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना, शेर वाली बना। हम अपना रास्ता खुद बढ़े। तो इसी कोट के साथ फिर कभी अगर चांस मिला तो आप लोगों से हमें तो मिलता ही रहेगा, है ना। हमको पहली बार समझ में आया कि इतना कुछ भरा है आपके ठीक है, धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? मैं जी किसान के साथ क्या कहूँगा, छोटा सा विचार है। जी बिल्कुल बताइए। जो क्रेता है वो विक्रेता भी होना चाहिए। इससे दो लाभ हो गए हमारे। बहुत बढ़िया, आपने सार कर दिया। इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। और आपने सार कह दिया, कहते हैं गागर में सागर कहते हैं ना, कैसे? ऐसे ही लोग करते हैं, है ना। कहते हैं ना, कौन से ऋषि का नाम है जिन्होंने सागर पूरा पी लिया था? अगस्त। देखो ऐसी साइंटिफिक सत्य है, झूठ नहीं है। इतनी पावर होती थी पहले हमारे साधु, आज भी है और कम है वो ऐसे साधु। तो यही गागर में सागर, यानी कि दो शब्दों में पूरा निचोड़ करना हो
तो ये बुजुर्गों के अंदर ही कला होती है कि वो पूरे एक्सपीरियंस को अपने कम शब्दों में कैसे करें। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि इतनी देर आपने मुझे झेला, सुना, ठीक है। और फिर कभी ठीक है सर। मैं कुछ एक शब्द कहना चाहूँगा। विशाल गुप्ता जी ने जो हमें समय दिया और रेवा में अपना अमूल्य समय जो अपने काम के लिए लेके आए और वो उसमें से हमें दे रहे हो, इसके लिए पूरी रेवा टीम की तरफ से, बी किसान टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ज्ञान को हम बार बार रिपीट लेते रहेंगे, क्योंकि लगभग मेरी टीम, मुझे पता है, सीखने को इच्छुक रहती है। क्योंकि मैं भी कभी भी इनके ऊपर मैं बड़म चालू हो जाता हूँ और कोई कुछ बोलता नहीं, सब सीखते रहते हैं। मतलब ऐसे सहन नहीं करते हैं, सीखते रहते हैं। तो आपकी तरफ से हमें लगातार ट्रेनिंग लगेगी और अब हम समझ गए हैं कि आप ट्रेनिंग देते हो अच्छे से, और डिमांड करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न मेरा है, उत्तर को प्रश्न को मैं समझ नहीं पाया इसको। मैंने इतने बौद्धिक सुने, आपका बौद्धिक इतना अच्छा लगा कि इसके अलावा मुझे बौद्धिक कोई पसंद नहीं है। आप आशीर्वाद दे दो, मेरी कमाई आशीर्वाद में ही है। मेरे गुरु ने इतना डाल दिया मेरे अंदर। गुरु कहता है अर्न ब्लेसिंग, मनी विल ऑटोमेटिकली विल कम। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहो, वही कमाई है, पैसा अपने आप आता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। धन्यवाद। गुप्ता जी।